इट इज़ द ओनली थिंग ऑप्शन सेलिंग जहाँ पे तो मार्केट में कहीं नहीं जाएगा तो सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। तो मेरा 13,000 रुपया 1,30,000 रुपये में बन गया था। मैं 1 लाख रुपये बना रहा हूँ विद इन 1 और 2 आवर, मतलब इससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। वहाँ से मेरा ट्रिगर हुआ, नहीं करना तो ऑप्शन ही है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्या आपको पुणे में रहना जरूरी है, मुंबई में रहना जरूरी है? मैं गाँव में रहता हूँ। हाँ, मतलब लोकेशन का कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने देखा होगा दिन भर लगे रहते हैं, टाइम फ्रीडम कहाँ पे है? सही बात। फिर तो उससे अच्छा आप जॉब में ही थे या बिजनेस ही कर रहे थे जहाँ भी आपको 12 आवर्स 9 आवर्स काम करना पड़ रहा था। आर.के. सर, आपका हमारे पॉडकास्ट शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने ट्रेडिंग कब स्टार्ट करी और उसके पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? तो बेसिकली आई एम इंजीनियर, तो मैंने इंजीनियरिंग की थी हैदराबाद से 4 साल की। तो उसके बाद मैं जॉब में था पुणे में। तो जॉब वॉब सब अच्छा चल रहा था, बट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ना। कहीं से मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कर पाऊँ। सबको चाहिए होता है। सबको चाहिए होता है, सिंगल से काम चलता तो नहीं है। तो दैट इज़ वाई पहले मैंने स्टार्ट किया था एक बिजनेस जिसका नाम था kirana@home.com। स्टार्टअप था, वेरी सिमिलर टू bigbasket.com। ओके। तो जो bigbasket.com देख रहे हो ना, सेम ही कॉन्सेप्ट मैंने 3 साल पहले ले आया था। 2014 में बिग बास्केट आया, मैंने 2011 में ही kirana@home.com पुणे में लॉन्च किया था। वाह। बट प्रॉब्लम वहाँ पे क्या हुई कि हमने मार्केटिंग वगैरह बहुत अच्छा किया, 1 साल तक खींचा भी, बट उस समय ट्रेंड था बिग बाजार का कि लोग बिग बाजार में जाना पसंद करते थे। ऑनलाइन का उतना अच्छा ट्रेंड नहीं आया था। मे भी मैं थोड़ा अर्ली घुस गया था, ऐसा आप बोल सकते हो, राइट? टाइमिंग थोड़ी पहले हो गई। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि जॉब भी कर रहा था मैं, तो जॉब के साथ इतना टाइम निकालना मेरे लिए पॉसिबल था नहीं। बोलते तो है जॉब 9 to 5, बट वैसे देखा जाए तो 9 to 9 क्या हो, 9 to 12 भी हो जाता है, रात भर भी करना पड़ता है काम। सही बात है। तो उसके साथ इतना मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था कि बिजनेस को रन कर सकूं। तो मेरा पहला स्टार्टअप फेल हुआ, पहला बिजनेस आइडिया फेल हुआ, काइंड ऑफ, जो भी बोलो आप। तो उसके बाद मैंने सोचा कुछ ऐसा करूं जो मैं जॉब के साथ कर पाऊं आराम से। सो दैट इज वेयर स्टॉक मार्केट आइडिया केम इनटू माय माइंड कि ये तो मैं पैरेलली कर सकता हूँ, मतलब शाम में जाकर रिसर्च कर सकता हूँ स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट की शुरू हुई। ठीक है। तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट में आया। उसके बाद 1-2 साल जब इन्वेस्टमेंट देख रहा था, उसके बाद फिर ऑप्शन वाला कीड़ा लग गया मुझे भी जो सबको लग जाता है कि फास्ट पैसे बनाने हैं तो ऑप्शंस में आओ। ऑप्शंस में। बट फिर ऑप्शंस में वही हुआ कि शुरुआत में तो पैसे बनते हैं जाते हैं जैसा मालूम ही है। फिर टिप्स बेस पे करना शुरू किया तो वहाँ भी बहुत सारे पैसे गंवाए। तो ओवरऑल 3-4 साल तो सीखने में लग गया, ऑप्शन होता क्या है, कैसे होता, नहीं तो हवा में ही तीर मार रहे थे, ऐसा बोल सकते हो, राइट? तो 2-4 साल की जर्नी हुई जब स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो 4-5 साल में समझ में आया कि ऑप्शन होता क्या है। फिर ऑप्शंस बाइंग में पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि एक दिन मैंने ये सीतारमन वाला जो मूव था ना, उस दिन बहुत अच्छा पैसा बन गया था। 19 सितंबर 2019 में। हाँ। तो उस समय तक मैं ऑप्शन बाइंग करता था। तो उस दिन मैंने 2 लॉट बैंक निफ्टी के लेकर रखे हुए थे। मैं मीटिंग में गया, मीटिंग से बाहर आया तो मेरा 13,000 रुपया 1,30,000 रुपये में बन गया था। मैं बोला भाई मेरा सैलरी है 1 लाख रुपया और मैं 1 लाख रुपये बना रहा हूँ विद इन 1 और 2 आवर, मतलब इससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो वहाँ से मेरा ट्रिगर हुआ, नहीं करना तो ऑप्शन ही है। मतलब उस समय मुझे लग रहा था आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट वो थोड़ा बाद में फिर नशा उतरा कि नहीं, हर एक दिन नहीं बनता है वो। So, ये फील होता है अपनी भगवान है, फिर बाद में हम्बल करता है आपको मार्केट। करेक्ट। तो फिर हमने ऑप्शन बाइंग में थोड़ा दिन स्टे किया और उसके बाद फिर समझ में आया नहीं, ऑप्शन बाइंग है तो अच्छी चीज़, बट उसमें स्केलेबिलिटी का इशू है। एग्जैक्टली। मतलब आप 2 लॉट 4 लॉट से 10 लॉट से कर पाओगे मैक्सिमम, बट कल को अगर 50 लाख से ऑप्शन बाइंग करना है तो दैट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, राइट? 1-2 लॉट से ऑप्शन बाइंग करना इज डिफरेंट थिंग और 100 लॉट 200 लॉट से करना डिफरेंट थिंग। कंसिस्टेंसी नहीं आती है, ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा है, राइट? तो हमने साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट होती है। बहुत इम्पैक्ट होती है। मतलब ऐसा है कि अगर 10-20 लॉट से कर रहे हो, 50 लॉट से कर रहे हो, तो आपका हाथ भी कांपेगा अगर लॉस होगा तो, राइट? सो दैट इज द सिचुएशन। तो ऐसा गेम कैसे कर पाओगे जहाँ पे आपका मतलब MTM के साथ आपका BP भी अप एंड डाउन हो रहा है, राइट? तो फिर मैंने बोला नहीं यार, ऑप्शन बाइंग तो नहीं हो पाएगा। फिर हमने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग लाइक स्केल कर सकते हो ना। ऑप्शन सेलिंग 50 लाख से करो, 1 करोड़ से करो, 100 करोड़ से करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कंसिस्टेंसी का भी इशू नहीं है, आप थोड़ा कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हो। ऑप्शन बायर में आर या पार है, एक महीने आपने बहुत अच्छा बना लिया, अगले महीने ड्रॉडाउन में चले गए, फिर अगले में, तो साइकोलॉजी को बहुत डिस्टर्ब करता है। करेक्ट। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में छोटा पैसा बनता है, महीने का जो भी परसेंटेज है आप एक्सपेक्ट करते हो, बट दैट इज पॉसिबल। स्मॉल ROI एवरी मंथ निकालना पॉसिबल है। सो आपने जैसे एक बात बोला कि 4-5 साल लगे ऑप्शंस को समझने में, ठीक है, और ये बहुत रॉ एंड ऑनेस्ट आंसर है आपका।
यूजुअली आज के टाइम पे आप जब देखते हो तो मार्केट में लोग एंट्री करते हैं और उनको पैसा चाहिए। हाँ। और स्पेशली ऑप्शन बाइंग में आते हैं। करेक्ट। तो उनको थोड़ा ये जो आपका 4-5 साल का जो जर्नी था जहाँ पे आप सीख रहे थे, प्रोसेस को समझ रहे थे, वो आप ऑडियंस को बताओ कि क्यों इम्पोर्टेंट है उतना, क्यों लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा गलत है और टाइम लगता है, उस पर थोड़ा अपना व्यू शेयर करो। हाँ, तो डेफिनेटली मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि देखो, हम कोई डिग्री भी लेते हैं तो वहाँ 3-4 साल लगते हैं। लाइक बीटेक करने गए तो 4 साल लगा, MBA करने गए तो 3 साल की वो भी होती है, अभी से सब शॉर्ट हो गया है, दैट इज स्टोरी। कोई भी डिग्री लेने जाओ, मतलब कोई एक स्टडी करने जाओ तो 3-4 साल 5 साल का तो समय लगता है। करेक्ट। बट सम हाउ स्टॉक मार्केट में आते के साथ एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि आज मैं आया और कल परसों से पैसा बनाऊँ, वहाँ पे लोग रॉन्ग हो जाते हैं। लोग एजुकेशन को प्रेफर नहीं करते हैं। और मेरा बहुत पावरफुल एक कोट है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन स्पेशली बिना नॉलेज के करोगे तो ना तो आपका कोई फ्यूचर होगा ना आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा। बिकॉज वहाँ पे तो पैसा जाता ही है और बहुत बल्क में जाता है, बहुत सारे लोग गंवा के बैठे हुए हैं, राइट। तो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। और देखो, अगर हम बीटेक या जो भी डिग्रीज होती हैं उसका वो 3-4 साल भी नहीं है, उसके पहले आपने 12-13 साल पढ़ाई करी है, वो अलग है, जो कि फिर वो आगे कंटिन्यू हो रहा है। स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी नहीं है, आपका कोई फाउंडेशन ही नहीं है और आप पहले दिन से या पहले महीने से पैसा बनाना चाहते हो। से बहुत आर.के. सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको टाइम देना पड़ता है मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो सीखने में, इवन ब्रेक इवन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो आप जो मार्केट से सोचते हो कि 2-4-6 महीने में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो आज के टाइम पे जस्ट एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्वेश्चन ये, बट आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो लोग ऐसे रीले बनाते हैं कि ये देखो 1 लाख से 5 लाख बना लिया, 10 लाख बना लिया, और उसकी वजह से जो एक लेट्स से बहुत जेनजी ऑडियंस है, ठीक है, जो 18 साल 20 साल की, उनको लगता है बहुत इजी है पैसा बनाना, या बहुत कम पैसे से हम भी अमीर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो परसेप्शन बना हुआ है स्टॉक मार्केट को लेकर के, इस पे आपका क्या टेक है? सो डेफिनेटली जो लोग दिखा रहे हैं इट कुड बी फेक ऑल्सो, बट मैं बोलता हूँ ये सही भी हो सकता है। इट्स नॉट कि नहीं बन सकता है, बट वो बनता है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बना, बट बाद में उसको कंसिस्टेंसी में लाना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो लोगों को एक तो एजुकेशन लेना जरूरी है, और दूसरी बात है कि मार्केट के पूरे साइकिल को भी तो देखना है ना। आपने 1 साल पैसा बना लिया ऑप्शन बाइंग में, फिर नेक्स्ट ईयर पता चला इतना वोलेटाइल मूव आया जहां बनाना पॉसिबल ही नहीं था। करेक्ट। तो नॉट ओनली नॉलेज के साथ साथ आपको डिफरेंट मार्केट कंडीशन में, जैसे इसको मैं एग्जांपल देता हूँ ड्राइविंग से। तो जब आप ड्राइविंग सीखते हो तो क्या खुले मैदान में से स्टार्ट करते हो तो सब कुछ सही लगता है, सब कुछ, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक में जाते हो तो आपको थोड़ा डर लगने शुरू हो जाता है। फिर जब हाईवे में जाते हो तो और डर लगता है, राइट। फिर घाट पे चलाना डिफिकल्ट होता है, राइट। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट का भी साइकिल है। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल में आपने कर लिया, पैसा बना लिया तो आप हर एक साइकिल बनाओगे, और उसको आपको मैनुअली नहीं, आपको उस मार्केट में रह के ही देखना पड़ेगा कि कैसे कौन से साइकिल में कैसे हमारा स्ट्रेटजी बिहेव करता है। करेक्ट, सही बात है। और दूसरा ये भी है कि आप जो सोच रहे हो, जिसको देख रहे हो कि वो पैसा बना लिया, वो 1 लाख भले उसने इन्फ्यूज करे थे उस ट्रेड को लेने के लिए, बट उसका टोटल अगर कैपिटल देखे, टोटल नेटवर्थ देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अगेन दोबारा से टॉप अप कर सकते हैं। बट जो ऑडियंस देखते हैं उनके पास 1 लाख ही होता है, उसमें अगर उसका नुकसान हो गया तो टॉप अप करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। सो सर, अभी आप ऑप्शन सेलिंग की बात करते हो, एंड ऑप्शन सेलिंग विदाउट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। यस। तो हेजिंग आपके लाइफ में कब इंट्रोड्यूस हुआ? हाँ, तो शुरुआत में जैसे ऑप्शन बाइंग किया, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग में आया। तो ऑप्शन सेलिंग में भी शुरुआत में मैंने नेकेड सेलिंग की, बट वो बोलते हैं ना कि अगर आप नेकेड सेलिंग करोगे तो कभी ना कभी मार्केट आपको नेकेड कर देगा। तो 1-2 बार बड़े लॉसेस हुए, जब तब रियलाइज हुआ नहीं यार, हेजिंग के साथ ही जाना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में सेलिंग भी जब करता था तो अपने हिसाब से कर रहा था, जो मन में आया, ऑप्शन ऊपर का सेल कर दो, नीचे का सेल कर दो, बट उसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो जैसे ही आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी में ऑप्शन सेलिंग को कन्वर्ट करते हो तो हेजिंग वाला फीचर अपने आप आता है। तो कोई भी ऑप्शन सेलर है, अगर वो हेज करके चलता हो, कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप देख लो, आयरन कॉन्डोर ले लो, आयरन फ्लाई ले लो, कैलेंडर स्पिट ले लो, उसमें हेजिंग वाला बेनिफिट तो आ ही जाता है। तो वहां से मैंने सोचा नहीं यार, अगर लंबा गेम खेलना है तो हेज करके। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा ROI के चक्कर में हम लोग नेकेड सेलिंग कर देते हैं, बट ROI को रिड्यूस कर देता है हेजिंग, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी देता है। कोई ब्लैक स्वान इवेंट आया, कुछ बड़े मूवमेंट आ गए, तो उसमें आपका पूरा कैपिटल साफ नहीं होगा, लिमिटेड लॉस में जाके आपको लिमिट कर देगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हेजिंग। जैसे अभी रिसेंटली हुआ भी था 3 फेब को, बहुत बड़ा गैप अप हुआ। अगर आप हेज नहीं होते तो कैपिटल ब्लो हो जाता। हाँ, वो तो होता ही है। ओके सर, तो हेजिंग की बात हो ही रही है, तो आज आप 5 पैसे के ऑडियंस को कौन सी स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हैं? तो डेफिनेटली देखो, जब भी कोई ऑडियंस एंटर करता है ऑप्शंस में
तो मैं तो बोलूँगा कि उनको सबसे पहले स्ट्रैटेजी करनी चाहिए विच इज़ कैलेंडर स्प्रेड, ओके, जो लाइक मैं बोलता हूँ कि कंप्लीटली हेल्थ है काइंड ऑफ, जहाँ पे आप क्या करते हो बेसिकली उसका सेल करते हो करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन बाय करते हो, तो काइंड ऑफ मैक्स लॉस क्या होगा, जो प्रीमियम का डिफरेंस है दैट इज द मैक्स लॉस। तो इसमें क्या होगा ना, जो भी ऑप्शन सेलर होगा, जो भी ट्रेडर होगा ना, उसका साइकोलॉजी बैलेंस रहेगा कि भाई इसमें मुझे पता है कितना भी बड़ा गैप अप हो गया, कितना भी बड़ा गैप डाउन हो गया, तो मेरा लॉस फिक्स है, करेक्ट है ना। तो ये एमटीएम को भी कंट्रोल में रखता है, जैसे आप स्ट्रैंगल करोगे, स्टाइरल करोगे, उसको भी हेज कर दोगे, बट वहां पे जो जिस लेवल का एमटीएम आता है उस लेवल का एमटीएम कैलेंडर स्प्रेड में नहीं दिखता है, नहीं दिखता, सही बात है। और यहाँ पे अगर 1-8% किसी का आरओआई का एक्सपेक्टेशन है, 1-2%, जो उतना ही रखना चाहिए मुझे लग रहा है, 2% से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना इज डेंजरस इन ऑप्शन सेलिंग स्पेशली इंडियन मार्केट में। तो वहाँ पे अगर किसी की एक्सपेक्टेशन बहुत छोटी है 1-2%, क्योंकि कैपिटल पे डिपेंड करता है ना, तो वही 2% आपको छोटा लगेगा अगर 1 लाख रुपए कैपिटल लगेगा, 2000 रुपये बनाए, 1 करोड़ है तो 2 लाख रुपए हो गए, तो वही अगर 1 करोड़ कैपिटल है जैसा आपने बोला, तो 2% बहुत होता है, राइट। तो कैलेंडर स्प्रेड इज वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी, जिनसे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलिंग बाइंग कैसे काम करता है, दोनों एक साथ देख पाओगे। तो मैं तो बोलूंगा ना तो आपको ऑप्शन सेलर बनना चाहिए ना बायर बनना चाहिए, आप दोनों लेके चलो शुरुआत में, तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या होता है, जिसमें आप परफेक्टली हेजिंग के साथ जा सकते हो। इसमें जैसे आप कैलेंडर स्प्रेड कर रहे हो तो आप उसको 10 लॉट करो, 100 लॉट भी करो, तो भी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है ना कि मैक्स लॉस इतना ही होगा, और उसको भी आप विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट एंड ऑन कम कर दिया जा सकता है, राइट। और आपको लग रहा है नहीं ये मेरा हार्ड पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा, तो वो भी मौका देता है कैलेंडर स्प्रेड कि चलो 1% का लॉस में पूरा निकाल दो, नया बना लो, तो नया वाला कैलेंडर स्प्रेड उतना दे देगा। तो दैट इज वाई बिगिनर को मैं बोलूंगा कि कम से कम कैलेंडर स्प्रेड से स्टार्ट करें जर्नी, उसके बाद तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी है ही ऑप्शन सेलिंग। और कैलेंडर की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये भी लगती है कि कैलेंडर इज द ओनली स्ट्रैटेजी जो कि एक पॉजिटिव होता है। अगर हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज की बात करें तो अगर आपने मंथली कैलेंडर बनाया हुआ है और अगर आईवी स्पाइक भी कर गई तो वो सर्वाइव कर लेगा, करेक्ट। अदर देन अगर आप आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर में है और आईवी स्पाइक वो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते। सो ये भी एक खूबसूरत चीज़ होती है कैलेंडर्स की। सो अभी अगर हम कैलेंडर्स पे ही और फोकस करें तो आप थोड़ा ऑडियंस को ये मुझे बताओ कि कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या आइडियल सिनेरियोज हैं कैलेंडर्स को ट्रेड करने के लिए, एंड क्या एंट्री होना चाहिए, वीकली करें, मंथली करें, स्टॉप लॉसेस क्या हैं, क्या हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा और डीप डाइव जाते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट में। डेफिनेटली, तो मैं इसके बारे में बहुत बात करूंगा बिकॉज कैलेंडर स्प्रेड इज माय फेवरेट स्टडी, मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है अपने वेबिनार्स में, सेमिनार्स में, राइट। तो देखो, जिनको जो जॉब में है, बिजनेसमैन है, जिनको टाइम नहीं है, उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मंथली कीजिए, ठीक है। कुछ करेंट मंथ का डाला, सेल किया, नेक्स्ट मंथ का बाय किया, तो उसमें काफ़ी अच्छी रेंज मिलती है। जैसे मैं निफ्टी की बात करूं तो 1000-1200 पॉइंट आराम से मिल जाता है, तो 1000-1200 पॉइंट इज गुड इनफ। तो उसमें क्या है, 300-400 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, 300-400 पॉइंट नीचे गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो इसको बोलता हूँ ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपको केवल दिन का 5 मिनट देना है, बिकॉज जब रेंज ही आपको निफ्टी में 1000-1200 पॉइंट बोल रही है तो आपको डेली देख के मतलब हर एक घड़ी देख के कुछ फायदा है क्या उसमें, नहीं ना। तो आप अपने जॉब पे फोकस करो, बिजनेस पे फोकस करो, बीच में जब टाइम मिलता है, लंच टाइम में, स्नैक्स टाइम में, तो आप एक बार देख लो कि भाई रेंज में है कि नहीं, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो आ रहा है कि नहीं। जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन था कि नहीं 2% आना चाहिए, तो या तो 2% दे रहा है, कभी हो सकता है 10 दिन में दे, कभी 7 दिन में भी दे सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। कभी 15 दिन भी लग सकता है, कभी 20 दिन भी लग सकता है। तो आपको दिन में केवल एक ही बार चेक करना है कि भाई इसमें प्रॉफिट जो मेरा एक्सपेक्टेशन था 1%, 2%, 3%, वो आ रहा है कि नहीं, दूसरा ये रेंज को क्रॉस कर रहा है कि नहीं। हाँ, बस 2 ही तो चीज देखना है ना। तो इसके लिए आपको दिन भर लगने की जरूरत नहीं है। तो जो बिजनेसमैन है, जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने जॉब में, उनके लिए तो मैं मंथली बोलूंगा। जिनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है वो वीकली भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज जैसे आप वीकली में आओगे आपकी रेंज छोटी हो जाएगी, तो जल्दी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, जल्दी प्रॉफिट भी आएगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ, मैंने ज़्यादा लोगों को बोला है कि नहीं आप मंथली करो, आराम से पैसा बनाओ, दैट इज हाउ। और जब हम मंथली कैलेंडर की बात करते हैं तो एक एग्जांपल से आप समझा दो ऑडियंस को कि अगर स्ट्राइक प्राइस लेट्स से स्पॉट इज 25,000 तो क्या स्ट्राइक्स चूज करें, एंड मैक्सिमम कितने दिन तक होल्ड करना चाहिए। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं सिंपल बोलूँगा, सपोज करो निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 25,000, ठीक है। तो आपको 25,000 का करेंट मंथ का कॉल सेल करना है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ का कॉल बाय करना है, स्ट्राइक सेम ही रहेगी, स्ट्राइक सेम रखना है, हाँ सेम स्ट्राइक रखना है। एटीएम पे ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे ही आप ओटीएम ट्राई करते हो ना, अगेन वो डायरेक्शनल हो जाता है, बिकॉज हमारा व्यू जो है नॉन डायरेक्शनल है। तो अगर नॉन डायरेक्शनल रखना है, रेंज भी बड़ी रखनी है, तो एटीएम इज द बेस्ट पॉइंट।
ठीक है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा ओटीएम जाते हो थोड़ा डायरेक्शनल हो जाएगा। हो जाएगा, करेक्ट, सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि सर मैंने जब किया कैलेंडर स्प्रेड तो कॉल वाला करना चाहिए या पुट वाला करना चाहिए, राइट? वो बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कॉल करूं या पुट करूं। उसके लिए मैं सिंपल बोलूंगा, जैसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अभी 5 पैसा के साथ भी FNO 360 में जाओ, वहां पे स्ट्रैटेजी बिल्डर है, तो वहां पे क्या करो 25,000 का कॉल सेल करके डालो, 25,000 का कॉल नेक्स्ट मंथ का बाय करके डालो, तो आपको क्लियर कट एक पे ऑफ डायग्राम आएगा। करेक्ट। तो उस पे ऑफ डायग्राम में एक लेफ्ट साइड रहेगा, एक राइट साइड रहेगा ब्रेक इवन। तो उस ब्रेक इवन को आपको देखना है। तो कभी कभी क्या होता है, पुट साइड का बनाओगे तो ब्रेक इवन ज्यादा बड़ा रहेगा, और कॉल साइड का बनाओगे तो ब्रेक इवन कम रहेगा। कभी ये भी हो सकता है कि कॉल साइड में ब्रेक इवन ज्यादा है, कभी पुट साइड में ब्रेक इवन ज्यादा। इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन द मार्केट सिचुएशन है। तो वहां पे आप रेंज चेक कर लीजिए, बिकॉज हमारे लिए इसमें क्या मैटर कर रहा है, रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर 1000 की जगह मुझे 1200 पॉइंट की रेंज मिले तो मेरे लिए तो बेटर है ना, बिकॉज मैं डेली तो देखने वाला हूँ नहीं, तो मेरे लिए जितनी बड़ी रेंज उतना बेटर रहेगा। तो वहां पे मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप लोग रेंज चेक कीजिए, बेस्ड ऑन दैट डिप्लॉय कर दीजिए। तो मैं बोलता हूं अगर कॉल करते हो तो उसको हम लोग कॉल कैलेंडर स्प्रेड बोल सकते हैं, अगर पुट का करते हो तो दैट इज कॉल्ड पुट कैलेंडर स्प्रेड। तो 2 टाइप के हो सकते हैं। सो बेसिकली ऐसा कोई फिक्स नहीं कि मैं कॉल करना है पुट का, जिसमें अच्छी रेंज मिले, जिसमें अच्छा आरआर मिले, हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन था कि कैलेंडर्स मैंने देखा है ना कि कभी कभी बहुत एक्सपायरी के पास आने पे, जैसे मान लो अगर हमने मंथली ट्रेड लिया हुआ, अगर हम वीकली एक्सपायरी में आ गए तो वहाँ पे एडजस्टमेंट थोड़े डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट। तो ऑडियंस को आप ये भी बताओ कि कब तक होल्ड करना चाहिए मैक्सिमम अपनी जो पोजीशन बनाई है। बढ़िया क्वेश्चन है कि कब तक होल्ड करें। हम डाल तो दिए, बट होल्ड कब तक करें। तो पहली चीज तो डालने का बेस्ट टाइम है फर्स्ट वीक में डाल दीजिए, तो बेटर रहेगा, आपको रेंज अच्छी मिलेगी। आप सेकंड वीक में डालोगे तो और रेंज कम मिलेगी, थर्ड वीक में तो रेंज मिलेगी नहीं, फिर तो वीकली कैलेंडर ही हो गया काइंड ऑफ, राइट? तो मेरा कहना यह है कि आप फर्स्ट वीक में डाल दीजिए। यूजुअली देखा जाए तो 1 हफ्ते तक तो प्रॉफिट नहीं आएगा, मार्केट हिलता डुलता रहेगा, राइट? 1 हफ्ते के बाद थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक इसमें यह है कि 3rd वीक इज द मैक्स पॉइंट वेयर यू कैन होल्ड। जैसे ही 3rd वीक से 4th वीक की तरफ एंट्री कर रहे हो आपको निकल जाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट मिला, उसके बाद एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर रेंज के बाहर गया तो आपका लॉस बड़ा हो जाता है। और वही चीज अगर रेंज के बाहर फर्स्ट वीक में चला भी गया तो नॉमिनल लॉस होगा, एडजस्टमेंट पॉसिबल होता है उस टाइम, और लॉस भी नॉमिनल होता है, आप हल्के लॉस में निकल सकते। सेकंड वीक में भी बियरेबल लॉस है, 3rd वीक में भी थोड़ा बहुत लॉस आप झेल सकते हो। प्रॉफिट आ चुका रहता है उस टाइम पे, थीटा डी के आप हो चुका रहता है, तो मिल कर पाते हो। तो मेरा वही सिंपल पॉइंट रहेगा, फर्स्ट वीक में एंटर कीजिए, 3rd वीक में आप निकलने का ट्राई कीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस और प्रॉफिट। बिकॉज वहाँ अगर लॉस भी हो गया तो अगला कैलेंडर जब आप डालोगे उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज हर एक महीने तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्रॉफिट होना ही होना है। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आप 12 महीने लगातार डालते हो तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है मंथली में 3 बार आपका रेंज के बाहर जाएगा, फॉर श्योर जाएगा। हाँ, वो तो है ही। तो या तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले लो, या तो उसको एडजस्ट करने का तरीके आप वो कर सकते हैं। सो आरके सर, मुझे इसमें एक चीज़ आप मुझे बताओ कि जैसे आपने बताया कि स्टॉप लॉस लेके आप एग्जिट कर लो, आप इतने सालों से कैलेंडर करते आए हो, तो एक एवरेज प्रॉफिट क्या होना चाहिए, एक एवरेज टारगेट क्या आप अपने एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो ऑडियंस को, और एक एवरेज स्टॉप लॉस की नहीं इतने पोर्शन का लॉस होना तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो देखो, रिस्क एपेटाइट सबका अलग अलग होता है, तो इसमें MTM आपका आधा टक्का भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। तो किसी का रिस्क एपेटाइट 1% है तो वो रुक सकता है वहाँ पे, और किसी का रिस्क एपेटाइट नहीं है, वो बोलता नहीं मैं एडजस्टमेंट करके इसको बचाना चाहूंगा, तो वो भी कर सकता है। तो तीनों ऑप्शन है इसमें, मल्टीपल ऑप्शन आते हैं डिफरेंट लेवल पे। जैसे आपका ब्रेक इवन जैसे ही क्रॉस करता रहेगा, आप फर्स्ट वीक में क्रॉस किया तो आपका M2M कम रहेगा, सेकंड वीक में क्रॉस किया तो वो भी डिपेंड करता है ना। तो इसमें काफी कुछ वेरिएशंस हैं, तो ये एग्जैक्ट डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंट ROI 2-3% का आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। बेसिकली 2-2.5% तक का टारगेट है तो आप एग्जिट ले लो, आप ये कह रहे हो, राइट? और स्टॉप लॉस भी सिमिलर ही रखना है। अभी आपने एक पॉइंट बोला एडजस्टमेंट, तो आपने जैसे बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडजस्टमेंट्स भी करते हैं, थोड़ा ऑडियंस को आप बताओ कि एडजस्टमेंट कब करना चाहिए, लाइक एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट क्या होगा इस ट्रेड में, कि हमने 1000 पॉइंट की तो रेंज पकड़ी हुई है, बट ऐसा तो नहीं ना 1000 पॉइंट के रेंज ब्रेक होने के बाद ही हमें कुछ करना है, एडजस्ट करना है, या बीच में भी कुछ एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो जब ब्रेक इवन क्रॉस करता है तभी करना चाहिए, बिकॉज जब तक ब्रेक इवन नहीं क्रॉस होता है ना तब तक आपका MTM बहुत कंट्रोल में रहता है, ओके, वेरी मच कंट्रोल, मतलब वो लॉस आप ले सकते हो बहुत आराम से। और जब तक वहाँ पे एक बार भी आपका मार्केट रिवर्स आया, आपके डायरेक्शन में आया, तो वापस वो तुरंत मेकअप हो जाता है, राइट?
तो मैंने ऐसा बनाया है कि ब्रेक इवन पॉइंट जब भी क्रॉस करने लगे ना तभी एडजस्टमेंट करो तो बेटर रहेगा। उससे पहले आपको कुछ भी उससे नहीं पहले नहीं करना। और ब्रेक इवन जब क्रॉस हो रहा हो तो क्या एडजस्टमेंट करने चाहिए वो भी थोड़ा बता दो। हाँ डेफिनेटली बताना चाहूँगा। तो जैसे एक कैलेंडर स्पेड आपने डाला तो एक कॉर्नर टाइप से बन जाता है, उसको समोसे का शेप का बन जाता है, राइट? समोसा। हाँ सही बात है, एग्जैक्टली मैंने पहली बार सुना, बट अब जब आपने बोला तो हाँ बात है, सही बात है, समोसा ही है। हाँ तो उसका पे ऑफ चार्ट टेंट बोलो या समोसा बोलो उस तरह से बन जाता है, राइट? तो हमारे को बेसिकली क्या करना है, इसमें रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो एडजस्टमेंट सिखाता हूँ यूजुअली उसमें क्या बोलता हूँ कि आप यहाँ पे टेंट जैसे ही क्रॉस कर रहा है ब्रेक इवन तो आप उसमें एक और कैलेंडर स्पेड डाल दो, लेयर कर दो। लेयर कर दो। ओके। तो लेयर करने से क्या होता है, ब्रेक इवन आपका वापस बढ़ जाता है। निफ्टी के केस में 300-400 पॉइंट बढ़ जाएगा, बैंक निफ्टी के केस में ये हो सकता है 1000 पॉइंट भी बढ़ जाए। तो आपको रूम मिल जाएगा और थोड़े टिके रहने का, उसमें हाँ स्टे करने का ट्रेड, स्टे करने का ट्रेड। तो ग्रीन एरिया आपका बढ़ जाएगा। तो पहले समझो 25,000 पे आपने डिप्लॉय किया, इधर आपको 24,500 रेंज मिली, ऊपर 25,500 मिली, अब 25,500 क्रॉस कर रहा है तो आप 25,500 ही एक और कैलेंडर्स पर लेयर कर दो। तो उससे क्या होगा, आपकी रेंज जो ओरिजिनल 25,500 थी वो हो सकता है 25,800 हो जाए, 750 हो जाए। तो 250 पॉइंट का रूम मिल गया ना। और इतना बड़ा मूव आया है, मतलब आपका ब्रेक इवन भी क्रॉस किया है, तो अब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा कम है। एक बार भी अगर रिट्रेसमेंट आता है तो आपका एमटीएम फटाक से डाउन होगा, आप वहाँ पे निकल जाओ। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे ये भी एक ऐड करना चाहूँगा कि जब एक बार एडजस्टमेंट लग जाता है ना तो फिर आपको वहाँ से प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। फिर तो ऐसा है कि जैसे ही ब्रेक इवन पे आए तो निकल जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट लगा के ना फिर से वो सोचते हैं कि वापस एकदम रेंज में आ जाए, हमको अच्छा प्रॉफिट हो तब निकलेंगे। तो आपको वहाँ पे ब्रेक इवन पे निकल जाना चाहिए। अब इसमें जब आपने लेयरिंग बोला कि हमें एक और कैलेंडर लेयर करना है आर के सर, तो मुझे एक इसमें और क्वेश्चन आ रहा है कि लेट्स से मेरे पास 10 लाख रुपीस हैं, तो पोजीशन साइजिंग मुझे एडजस्टमेंट के लिए भी इनिशियली रखना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कर सकते कि 10 लाख रुपीस मैंने इनिशियली इन्वेस्ट कर दिया, फिर एडजस्टमेंट की बारी आई तो मेरे पास फंड ही नहीं है। तो पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, थोड़ा उस पर बता दो, सो दैट एडजस्टमेंट भी हो जाए बाद में अगर सिचुएशन आए तो। इसमें दो सिनारियो हो सकता है। एक बंदा जो एडजस्टमेंट करना चाहता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जब ब्रेक इवन क्रॉस करोगे तो आपका हार्डली स्टॉप लॉस कुछ अलग रहेगा। तो उनके लिए तो ऐसा है कि आप फुल कैपिटल यूटिलाइज कर लो। फुल कैपिटल तो नहीं करना चाहिए, मतलब अगर 100 है तो आप 80% 90% आप यूटिलाइज करके रखो। जैसे ब्रेक इवन क्रॉस करे तो आप निकल जाओ और नया कैलेंडर पर वहां पे डाल दो। तो री-एंट्री, हाँ, तो री एंट्री मार लिया तो आपकी रेंज भी नहीं मिल गई। हो सकता है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लिया वो उस ट्रेड में मिल जाए आपको। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। दूसरे बंदे नहीं, मैं तो बिलीव करता हूँ मैं एडजस्टमेंट करूंगा ही हर एक ट्रेड में, तो फिर उनको 50-60% ही कैपिटल डिप्लॉय करनी पड़ेगी। जैसे पहले आपने 10 लॉट से स्टार्ट किया तो वापस आपको 10 लॉट के लिए पैसा रखना पड़ेगा ना, तो आपको उस केस में 50% बफर रखना ही पड़ेगा। तो आरओआई आपका वो हो जाएगा। बट आप फिर स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो आप उस लॉस को कम कर दो, तो अल्टीमेटली चीज बराबर पड़ेगी। बट डिपेंड करता है सिनारियो टू सिनारियो, किसको क्या पसंद है। किसी को एडजस्टमेंट पसंद ही नहीं है कि नहीं भाई मैं स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा, तो उनके लिए वो सही है। किनको लगता नहीं एडजस्टमेंट मुझे करना चाहिए, तो उनके लिए तो 50%। इसमें एक और मैं पर्सनली यूज करता हूँ कि अगर मैं 10 लॉट से स्टार्ट किया है और मेरी एडजस्टमेंट आ गई तो मैं 5 लॉट्स एग्जिस्टिंग का एग्जिट करके वो 5 लॉट के कैपिटल में यहाँ इन्फ्यूज कर देता हूँ। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। यस, कि 5 लॉट का लॉस ले लो और 5 लॉट उधर लगा लो। पे रीसेंटर उस केस में आपको पूरा कैपिटल रखने की पूरा कैपिटल भी आपने इनिशियली यूज कर लिया, अगर उस पे प्रॉफिट आया तो पूरा आ गया। हाँ। और अगर एडजस्टमेंट की बारी आई तो हमने उसी का आधा यूज कर लिया एडजस्टमेंट करने के लिए। परफेक्ट है। तो वहां पे आरओआई आपकी मेंटेन रहती है। सो दैट्स हाउ आई डू। बट आपने भी दूसरा ये हो सकता है कि देखो अब एक ही में तो नहीं रखोगे ना पूरा का पूरा पैसा। जैसे मैं भी हमेशा नहीं बोलता हूँ सब पैसा निफ्टी में ही डालो, आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में। तो हो सकता है 50% कैपिटल आपने बैंक निफ्टी में रखा हुआ है, वो रेंज ना क्रॉस करे। दूसरा सबका मतलब मूव तो अलग अलग होता है ना, ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों में रेंज क्रॉस कर जाए एक ही टाइम में। उस केस में आप ये भी कर सकते हो कि निफ्टी इस वीक में डाला तो बैंक निफ्टी में वैसे भी लिक्विडिटी का थोड़ा इशू होता है, तो एक वीक बाद डालो तो आपको ऑटोमेटिकली रेंज एवरेज डाउन हो जाएगा मार्केट। एवरेज डाउन हो जाएगा मार्केट का, तो आपको वहाँ कैपिटल में नहीं लगेगी। यहाँ पे कैपिटल लगने वाला है तो उस केस में 75% कैपिटल आप डिप्लॉय कर सकते हो। 25% भी रखा तो निफ्टी के लिए यूज हो सकता है। अब आपने बैंक निफ्टी के जब नाम लिया तो मुझे आप ये बताओ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अभी के टाइम पे 3 ही ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें ट्रेडिंग अच्छी खासी होती है। तो ये स्ट्रैटेजी जो कैलेंडर आप बता रहे हो, तो इसको हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी कर सकते हैं यूज़? तो सेंसेक्स तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज सेंसेक्स में नेक्स्ट मंथ की लिक्विडिटी नहीं है। जिनको मंथली करना है वो कर ही नहीं सकते। इवन वीकली और नेक्स्ट वीक का भी सेंसेक्स में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यू कैन अवॉइड सेंसेक्स। रही बात निफ्टी की, निफ्टी में बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है नेक्स्ट मंथ की भी और करेंट मंथ की, तो उसमें तो बिंदास आप कर सकते हो। ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या होता है, आपको लिक्विडिटी चेक करना है उसके बाद एंट्री करना है।
जैसे निफ्टी में बिंदास आप फर्स्ट वीक में डाल सकते हो, लेकिन बैंक निफ्टी में कभी कभी फर्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ की लिक्विडिटी नहीं आती है, तो आप 1-2 दिन वेट करके कर सकते हो, बट टाइमलाइन वही है, फर्स्ट वीक के किसी भी दिन आप कर सकते हो लिक्विडिटी देख के। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स इसमें करना चाहिए, तो एक तो हो गया कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। अब कर लेते हैं बात स्ट्राइक्स की भी, उस पर मैं आने वाला था। तो लोग क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी में किया तो 500 के मल्टीपल में करोगे तो बेटर रिजल्ट आएगा, बिकॉज 500 वाले में लिक्विडिटी अच्छी रहेगी नेक्स्ट मंथ की, राइट। 100 वाला स्ट्राइक्स में जाओगे तो वहाँ लिक्विडिटी कम रहता है, तो आई विल सजेस्ट बेटर टू गो फॉर 500 के मल्टीपल वाला लिक्विडिटी में जाओ। और अगर निफ्टी में करना है तो जस्ट अवॉइड 50 वाला स्ट्राइक, बिकॉज 50 वाला स्ट्राइक करेंट मंथ में तो लिक्विड रहेगा, नेक्स्ट मंथ में लिक्विडिटी रहेगा, बट आप देखोगे मार्केट डेप्थ में तो बिड और ऑफर में काफी डिफरेंस काफी आ जाएगा, तो स्लिपेज ज्यादा आ जाएगा। तो टू अवॉइड द स्लिपेज अवॉइड 50 वाला स्ट्राइक्स इन निफ्टी, और बैंक निफ्टी में 100 वाला अवॉइड करो, 500 वाले में बहुत अच्छा लिक्विडिटी। जस्ट आखिरी क्वेश्चन है मेरा कैलेंडर्स पे कि इज देयर एनी स्पेसिफिक सिनारियोज सिचुएशंस, क्योंकि कैलेंडर एक पॉजिटिव एक स्ट्रैटेजी होती है, सो जैसे मैं भी ट्रेड करता हूँ बहुत स्पेसिफिक ही यूज़ करता हूँ, तो कुछ आईवी बेस्ड कुछ रूल्स हैं कि नहीं ऐसी आईवी हो तो ही ट्रेड करो, ऐसी आईवी है तो अवॉइड करो, ऐसा कुछ है आपका सिस्टम? हाँ, जैसा कि आपने बोला ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, तो आईवी का उतना ज़्यादा तो मैटर नहीं करता है। ओनली थिंग इज दैट कभी कभी आईवी जब कम रहेगा तो आपको रेंज छोटी मिलेगी, जैसे हम बात कर रहे थे 1000 पॉइंट, लेकिन अगर आईवी बढ़ गया, विक्स अगर 14, 15, 16 के आसपास चला गया तो आपका यही रेंज 1200, 1500 पॉइंट मिल जाएगा। बट एक टाइम आएगा जहाँ पे निफ्टी विक्स देखा था आपने, मतलब इंडिया विक्स गया था ऑलमोस्ट 9 पे, वहाँ पे रेंज ही नहीं मिल रही थी, मतलब 500 पॉइंट का निफ्टी में मिल रहा है रेंज, तो उस केस में आपको नहीं डिप्लॉय करना चाहिए। आपको भी तो एक रफ आइडिया है ना कि इतना निफ्टी तो एक महीने में मूव कर सकता है, अगर वो उतना भी नहीं दे रहा है रेंज, तो इन दैट केस तो बिलो 10 मैं बोलूँगा अवॉइड कीजिए, बट 10 के ऊपर आता है, बिकॉज अगर विक्स लो है इसका मतलब ये भी तो बोल रहा है कि मार्केट उतना वोलेटाइल नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे एक थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि बहुत छोटा रेंज भी नहीं होना चाहिए। बट सर इसमें एक मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा ओपिनियन है कि जो आईवी का नेचर होता है वो मीन रिवर्टिंग नेचर होता है, राइट। अगर आईवी बहुत लो पे है तो फिर वो मीन रिवर्ट करेगी, और आईवी बहुत हाई है तो वो वापस से अपने मीन पे आएगी। तो इंडिया विक्स जब अगर 9-10 के पास है, आई अंडरस्टैंड कि आपको जो रेंज है वो बहुत कम मिलती है, लेकिन वहाँ पे आईवी के एक्सपेंशन होने के चांसेस भी तो ज़्यादा हैं, और अगर आपने मंथली पोजीशन बना रखी है और वहाँ पे अगर आईवी एक्सपैंड करेगी तो आपकी रेंज ऑटोमेटिकली, क्योंकि कैलेंडर का जो पे ऑफ ग्राफ होता है वो स्टैटिक डायनेमिक होता है, ठीक है, वो स्टैटिक बेस्ड ऑन ग्रीक्स वो चेंज भी हो जाता है। हाँ, तो अगर आईवी बढ़ती है तो रेंज भी एक्सपैंड करती है, सो इस पे आपका क्या व्यू है? तो डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं, देखो 10 बिलो विक्स तो मैं डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड है, राइट, बट एबव 10 वो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो जाता है। बट आपने वो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि कैलेंडर स्प्रेड का ब्रेक इवन कभी भी सेम नहीं रहता है, डिपेंडिंग ऑन ग्रीक्स वो अपने आप चेंज होता रहता है। तो जैसे ही ना आपने बोला आईवी बढ़ेगा तो ब्रेक चेंज भी हो जाएगा, बट वहां पे कितना चेंज होगा वी डोंट नो, कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता। तो जो स्टार्ट में रेंज दिख रहा है मुझे तो उसी को पैरामीटर रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए स्टार्टिंग रेंज इज इंपॉर्टेंट। ओके, समझ गया। तो वो अगर कंफर्टेबल हो तो नहीं जाओ। ठीक है, मतलब हाँ ये बात तो सही है कि 9 पे बहुत ही छोटी रेंज मिलती है, और कब बढ़ेगी आईवी ये भी नहीं किसी को पता, और उसके बीच में आगे मूव तो नुकसान हो सकता है। तो अब 10-11 में एक डिसेंट रेंज मिलती है। सो सर, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे तो आपने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए। मुझे ये बताओ, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो फ्यूचर्स एंड इक्विटी से कैसे डिफरेंट है? ओके, सो इस पे मैं बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। देखो, कोई भी बंदा जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट में बात करता है, राइट, तो उसमें एक ही डायरेक्शन में पैसा बना सकता है, और वो लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल तो लगेगा उसमें। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर इक्विटी में आप इन्वेस्ट करोगे तो यू कैन मेक मनी इन ओनली वन डायरेक्शन। मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा बनेगा, नीचे जाएगा तो बनेगा क्या? नहीं। जैसे आजकल मार्केट गिर रहा है तो सबका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो डाउन है, रेड में 18-19 महीने से तो किसी ने नहीं बनाया, तो इसमें तो पैसा तभी बनेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब यू कैन मेक मनी इन इक्विटी इफ मार्केट इज गोइंग अप। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में आप 2 डायरेक्शन में पैसा बना सकते हो। अगर मार्केट ऊपर गया तो भी बना सकते हो, नीचे गया तो भी, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन होता है। तो अगर आपने शॉर्ट किया, आपके डायरेक्शन में गया तो पैसा बन सकता है, और फ्यूचर में अगर बाय करके रखा है, मार्केट ऊपर गया तो पैसा बन सकता है। बट अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में भी यू कैन मेक मनी 2 डायरेक्शन। अगर आप ऑप्शन बायर हो, कॉल लोगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बना सकते हो, नीचे जा रहा है पुट ले लिया, आपके डायरेक्शन में गया तो पैसा बनेगा। बट अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। ऑप्शन में 2 चीज़ें हो सकती है, बाइंग एंड सेलिंग। सेलिंग इज द ओनली थिंग जहाँ पे आप मार्केट से तीनों डायरेक्शन में पैसा बना सकते हो। मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं ना जाए,
और उल्टा तो भी पैसा बनेगा। इट इज़ द ओनली थिंग ऑप्शन सेलिंग जहाँ पे तो मार्केट में कहीं नहीं जाएगा तो सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। आप तो ऑप्शन सेलर हो तो समझ सकते हो आप, राइट? उस समय तो सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा, जहाँ पे ना तो फ्यूचर बना पाएगा पैसा, ना तो इक्विटी बना पाएगा। हम तो सबसे ज़्यादा पैसा बनाएंगे जब मार्केट कहीं नहीं जाएगा, राइट? सही बात है। तो इसी को मैं बोलता हूँ इक्विटी में ओनली वन डायरेक्शन, फ्यूचर्स में 2 डायरेक्शन, ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो तो आप तीनों डायरेक्शन में पैसा बना सकते हो, बट उसके लिए स्किल होनी चाहिए। इसमें जस्ट एक पॉइंट मैं और ऐड करता हूँ और ऐसे बोलता हूँ मैं कि इक्विटी मार्केट में 3 डायरेक्शन होते हैं, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज। करेक्ट। लेकिन ऑप्शंस में 5 डायरेक्शंस होते हैं, बुलिश, साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बेरिश और बेरिश। ये 5 डायरेक्शंस में आप पैसा बना सकते हो। करेक्ट। कि अगर मान लो आपको लगता है साइडवेज टू बुलिश है तो आप सिंपल आप पुट बेच दो। अगर साइडवेज रहेगा तो भी पैसा बनेगा, बुलिश हो गया तो जल्दी पैसा बन जाएगा। तो ऑप्शंस में 5 डायरेक्शंस होते हैं, जिनको नहीं पता वो समझ लें। तो मैं तो 3 ही बताया, बट आपने और उसको एक्सपेंड करके 2 और ऐड किया, दैट इज गुड। अभी सर ऑफ स्क्रीन में मैं आपसे बात कर रहा था, आप एल्गो ट्रेडिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग को। सो ये शिफ्ट का रीजन मुझे जानना है कि आप मैनुअल ट्रेडिंग सालों से करते आए हो, अब धीरे धीरे आप एल्गो ट्रेडिंग की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हो, और एल्गो ट्रेडिंग में आपको कैसे हेल्प कर रहा है? तो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सबके दिमाग में चल रहा होगा ऑडियंस के कि भाई सब लोग मैनुअल करेंगे तो कहाँ तक कर पाएंगे, राइट? तो पहला तो देखो उसका बेसिक रीजन है कि हमें स्केल करना है। तो आप मैनुअल में कहाँ तक स्केल कर सकते हो? आपको सिस्टम के साथ बैठना पॉसिबल, इवन तो मेरा पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, बट स्टिल 2 दिन में 1 दिन में तो एक बार तो बैठना पड़ेगा ना सिस्टम पे, और देखना तो पड़ेगा। तो मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं ट्रैवल करते रहता हूँ, महीने में 10 दिन तो बाहर ही रहता हूँ मैं, राइट? तो उस केस में अगर आप नहीं देख पाए तो पोजीशन में उलट पुलट हो जाती है। तो वहाँ पे अल्गो की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे मैंने स्केल करना शुरू किया तो स्लोली अपना कैपिटल अल्गो में लगाना शुरू किया। दूसरी चीज़, इमोशनल भी कंट्रोल होता है वहाँ पे। आप मैनुअल करते हो तो कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा देते हो, और वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट अननेसेसरी पैनिक तो होता ही ना उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। उससे अच्छा है सिस्टम आपका बना हुआ है, सिस्टम को बता दो, इंस्ट्रक्शन दे दो, उसको कन्वर्ट कर दो अल्गो में, और वो अपना बहुत अच्छे से काम करता है। जब आप कहीं नहीं हो फिर भी सिस्टम में ट्रेड करेगा। तो दैट इज हाउ 2 मेजर रीजन है। स्केलेबिलिटी इज वन थिंग, दूसरा मैं ऑटोमेशन पे जाना चाहता हूँ, तो दैट इज अनदर थिंग। परफेक्ट। सो ये बात तो बिल्कुल सही है सर कि स्केलेबिलिटी इज द मेन रीजन, और इमोशंस आपके कम हो जाते हैं, आप फ्री रहते हो, कहीं पे भी घूम सकते हो, कर सकते हो अपना काम। दूसरा इसमें एक चैलेंज आता है, एक रिटेल ट्रेडर को अगर एल्गो ट्रेडर में शिफ्ट होना है तो एक जो सबसे मेजर चैलेंज आता है कोडिंग का, कि एल्गो ट्रेडिंग रिक्वायर्स कोडिंग एंड ऑल, ये का थोड़ा नॉलेज चाहिए। तो जिनके पास ये नॉलेज नहीं है, दे आर गुड ट्रेडर्स, बट उनको एल्गोरिदम ट्रेडिंग फॉलो करना है, तो कैसे कर सकते हैं? और आपने कैसे, ये जो चैलेंज था उसको आपने कैसे टैकल किया? सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूँ ये चैलेंज मेरे लिए भी था, बिकॉज मैं कोई कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं टेस्टिंग बैकग्राउंड से हूँ। आई यूज्ड टू बी टेस्ट मैनेजर इन HSBC, राइट? तो मैं टेस्टिंग बैकग्राउंड से, तो मेरे लिए भी कोडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट था। मैं कोड को टेस्ट तो करता था बट कोडिंग नहीं किया कभी, राइट? तो उसमें क्या है, देखो आजकल AI का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई यार। तो अभी तो आप कुछ नहीं करना, अगर आपको लॉजिक पता है तो आप वो लॉजिक बता दो अपने स्ट्रैटेजी का, कोई भी बंदे को हायर कर लो, वो आपका कोड लिख के दे देगा, स्ट्रैटेजी बना के दे देगा, राइट? दूसरी चीज़, आप खुद से करना चाहते हो तो आजकल तो AI के ज़माने में आप प्रॉम्प्ट डालो और आपके पास कोड पूरा का पूरा आ जाता है। और आजकल इतना टफ, हाँ क्लाउड AI, बहुत सारे AI के टूल है जहाँ पे आप कर सकते हो। तो फिर आपको लग रहा है कि आपको अपनी स्टडी करनी है तो कोड करवा लीजिए आप, और अगर आपको इनबिल्ट स्टडी बहुत सारी पड़ी हुई है जहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छा ROI है, तो क्यों अपना दिमाग लगाना है, सीधा यहाँ पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए उसको और एंजॉय कीजिए। सो सर अभी एल्गो ट्रेडिंग का तो हो गया हमारी बात, एक और कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादातर इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा उस पर बात होती है, बट ऑप्शंस मार्केट में नहीं होते, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। इक्विटी में बोलते हैं कि अपने सेक्टर में बहुत अलग अलग सेक्टर में आप डाइवर्सिफाई करिए। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है आपके अकॉर्डिंग? सो ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि कभी भी डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, राइट? तो ये यूजुअली लोग बोलते हैं कि ये इक्विटी में एप्लीकेबल, बट मैं तो बोलूँगा ये सारी जगह एप्लीकेबल है। हम खाना भी खाते हैं तो सब कुछ लेते हैं, दाल चावल पापड़ सब कुछ, तो वहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन है, राइट? तो डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग में तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो देखो एक तो बेसिक फंडा होता है कि ऑप्शंस में 2 तरह की स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप सेलिंग कर रहे हो, क्रेडिट स्ट्रैटेजी होती है और डेबिट स्ट्रैटेजी होती है। तो जैसे हमने कैलेंडर स्प्रेड के बारे में आज काफ़ी कुछ बात किया, तो वो कौन सा स्ट्रैटेजी था? डेबिट स्ट्रैटेजी था, राइट? बट कुछ स्ट्रैटेजी होती है जैसे स्ट्रैंगल हो गया, रेशियो स्प्रेड हो गया, 2000 क्रेडिट स्ट्रैटेजी। तो उस केस में आपको दोनों तरह, तीनों तरह का, जैसे आप 50 लाख का पोर्टफोलियो बनाया है तो उसमें कुछ 25 लाख का आप डेबिट स्ट्रैटेजी बनाओ, 25 लाख का क्रेडिट स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि जब वो अच्छा ROI नहीं देगा तो ये अच्छा ROI देता रहेगा, जब वो आपको लगाते रहेगा तो हो सकता है ये वाला अच्छा रहे, राइट? तो इसलिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रेडिट एंड डेबिट हो सकता है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हो सकता है बेस्ड ऑन इंडेक्स,
जैसे आप इक्विटी में बात करते हैं कि भाई आईटी में सारा पैसा मत डालो, रिलायंस में सारा पैसा मत डालो, मतलब बेस्ड ऑन सेक्टर हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, राइट। तो यहाँ भी तो हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स आ चुके हैं, तो आप सारा पैसा क्यों लगाना चाहते हो कि निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। इवन तो आपको निफ्टी पसंद है ट्रेड करना, बट स्टिल मैं बोलूँगा आप निफ्टी में थोड़ा पैसा डालिए, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डालिए, थोड़ा सेंसेक्स में डालिए। ये हो सकता है एक डाइवर्सिफिकेशन का अलग एंगल बेस्ड ऑन इंडेक्स। मिड कैप निफ्टी भी आजकल लिक्विड हो चुका है, तो भी कर सकते हो। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन का एंगल होता है कि आप केवल मंथली में क्यों ट्रेड करना चाहते हो। एक्सपायरीज में भी आप एक्सपायरी में भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो ना। आप मंथली एक्सपायरी कीजिए, आप वीकली कीजिए, कुछ पोजीशन आप इंट्राडे भी बनाओ, इंट्राडे के भी मजे लो। और मैं तो कुछ पोजीशन क्वार्टरली भी बना के रखता हूँ, कुछ पोजीशन मैं ईयरली भी बना के रखता हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अभी सर एक रिसेंटली सेबी के रूल्स, सेबी का जो इंटरप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे ऑप्शंस ये डेरिवेटिव मार्केट में। कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले डेली एक्सपायरी पहले इंट्रोड्यूस की गई, फिर डेली एक्सपायरी हटा दी गई। रेट अभी बहुत सारे बैंक निफ्टी के भी वीकली एक्सपायरीज को हटा दिया गया। तो क्या आपके हिसाब से एक ये सही मूव था एक्सचेंज के साइड से? तो मैं ज़्यादा तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस पर, बट डेफिनेटली सेबी सोच रही है कि नहीं कैसे भी रिटेल ट्रेडर्स को लॉस कम हो सके, राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये लाइक डायरेक्ट इम्पैक्ट रिटेलर्स को ही होता है जब भी लाइक मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, एक्सपायरी खत्म हो जाती है, राइट। तो इस केस में आई थिंक सेबी को एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम एजुकेट करने में ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी वजह से लॉस ना हो। हम ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई मत करो, उसकी वजह से हम मार्जिन बढ़ा देंगे, तो वो थोड़ा अच्छा स्टेप नहीं है। और धीरे धीरे देखा जाए तो अभी स्पेकुलेशन तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, बिकॉज इनिशियली फ्यूचर एंड ऑप्शंस प्रोडक्ट ही बना था हेजिंग के लिए, बट हेजिंग के लिए तो अभी रहा नहीं। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए यूज हो रहा है, राइट। बिकॉज अगर हेजिंग के लिए ही बना हुआ था फिर तो मंथली एक्सपायरी मोर देन एनफ था, फिर वीकली और वो लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो पहले अगर वीकली और डेली को लाया गया, दैट मीन्स वो लोग भी चाह रहे थे कि स्पेकुलेशन ज़्यादा हो और उनका टर्नओवर बढ़े एंड ऑल। बट अभी सडनली पता नहीं क्या हो गया है जिसमें वो सोच रहे हैं कि नहीं इसको कम किया जाए, राइट। सो इट इज़ अ गुड स्टेप इन अ वे, बट थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाता है। आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है, लाइक पहले आप मार्जिन बढ़ा दो, फिर एसटीटी का भी अभी न्यूज आया है, बढ़ा दिया गया। तो थोड़ा हार्श है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। और अभी लोगों को ना आदत लग गई है, वो एड्रेनलिन मिल गया डेली एक्सपायरी में, तो ये सब करने की वजह से वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो फॉरेक्स में शिफ्ट कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोग ऐसा नहीं है कि सेबी मार्जिन बढ़ा दे रही है, नए रूल ला रही है तो उसकी वजह से कम हो रहे हैं। वो क्या, वो कहीं गेमिंग में चले जा रहे हैं या फिर क्रिप्टो में चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो इधर से मूव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके पैसा वो गंवाने का ट्राई कर ही रहे हैं। करेक्ट, सही बात है। सो मुझे भी मतलब इतने ज़्यादा ये 1-2 साल में चेंजेस हुए ना कि एक जो जेन्युइन ट्रेडर, जो सीरियस ट्रेडर्स आप जैसे जो एज अ बिजनेस ट्रीट करते हो, मैं इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करता हूँ, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया अडॉप्ट करना। हमने एल्गोस बनाए, बैंक निफ्टी के एल्गोस बनाए, एक दिन में ऐसा आ जाता है, खत्म हो गया। तो जो इंसान बहुत अच्छा पैसा अपना डिप्लॉय करके एल्गोस के थ्रू कर रहा है, तो उसके लिए तो चैलेंज ही है ना कि अभी फिर से अडॉप्ट करो, फिर से नई चीज़ें बनाओ। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं ना, केवल रिटेलर को ही इम्पैक्ट नहीं करता है, कोई भी नए रूल्स आते हैं, हम जैसे लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनको और ज़्यादा इम्पैक्ट है ना, बिकॉज हमारी लिक्विडिटी चली जाती है। तो हम अगर स्केल करना चाहते हैं, लिक्विडिटी नहीं है तो कैसे स्केल करेंगे। सर आपने बहुत जगह बोला हुआ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप ना ही सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करोगे एग्जैक्टली है क्या? तो जैसा आपने आजकल देखा होगा, बहुत लोग बात करते हैं फिनेंशियल फ्रीडम एंड ऑल, राइट। मैं हमेशा बात करता हूँ फिनेंशियल फ्रीडम के साथ आपके पास लोकेशन फ्रीडम भी होना चाहिए, जिसको आप ज्योग्राफिकल फ्रीडम बोल रहे हो, और साथ में आपके पास टाइम फ्रीडम भी होना चाहिए। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने देखा होगा दिन भर लगे रहते हैं, तो पैसा तो हो सकता है बना ले रहे होंगे, बट टाइम फ्रीडम कहाँ पे है फिर? सही बात। फिर तो उससे अच्छा आप जॉब में ही थे या बिजनेस ही कर रहे थे, जहाँ भी आपको 12 आवर्स 9 आवर्स काम करना पड़ रहा था। तो मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊं, इसीलिए मैं पोजिशनल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। या फिर अगर इंट्राडे कर रहा हूँ, एक्सपायरी ट्रेड्स कर रहा हूँ, तो उसको मैं अल्गो के थ्रू करूँगा, जहाँ पे मेरा पर्सनल टाइम नहीं जाना चाहिए। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग ऐसा मतलब बिजनेस आप बोल सकते हो जहाँ पे आप फिनेंशियल फ्रीडम, तो पैसा आएगा तो बन ही जाएगा, राइट। एंड देन उसके साथ लोकेशन फ्रीडम। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्या आपको पुणे में रहना जरूरी है, मुंबई में रहना जरूरी है? मैं गांव में रहता हूँ। हाँ, करेक्ट। तो आपका तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप गांव में रह के भी इसको कर रहे हैं, मतलब लोकेशन का कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कहीं साउथ अफ्रीका हूँ, न्यूयॉर्क हूँ, कहीं भी हूँ, तो वहाँ से आराम से ट्रेडिंग हो जाती है। दिन में एक बार देखना है आपको कैसे क्या करना है, अगर आपके पास पोजिशनल स्ट्रैटेजी है तो। देन आता है लोकेशन फ्रीडम के बाद, जैसा मैंने टाइम फ्रीडम बोला। तो ये तीनों मिक्सचर जो आता है ना, दैट इज व्हाई आई रियली लाइक दिस।
ऑप्शंस ट्रेडिंग, प्रोफेशन। और कोई प्रोफेशन में तीनों चीज़ नहीं मिलेगी, जहाँ पे लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फिनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी। और आपने अगर एल्गो ट्रेडिंग कर ली फिर तो कुछ भी नहीं देना है। थैंक यू सो मच आरके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट कैलेंडर्स एंड आई होप ऑडियंस को भी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। सर ने बहुत इजी वे में कैलेंडर को समझाया, क्योंकि कैलेंडर बहुत लोग को कॉम्प्लिकेट तरीके से समझाते हैं, बट आपने बहुत इजी कर दिया उसको। एंड मैं आपसे ये कहूँगा कि उसको जाइए, थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट करिए, थोड़ा बैक टेस्ट करिए, थोड़ा अपने वेरिएशंस बनाइए, थोड़ा एक्सपीरियंस लाइए उस चीज़ पे। सर आप कुछ आखिरी एडवाइस या जो रिटेल ट्रेडर आप इस वीडियो को देख रहे हो उनसे आप कुछ कहना चाहोगे? सो डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर्स के लिए या फिर जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये तुरंत के तुरंत आप पैसा नहीं बना सकता ऑप्शंस ट्रेडिंग, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ी सी स्किल की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिखा देगा और तुरंत आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, या फिर कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी है जो होली ग्रेल सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मार्केट में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, दैट इज़ वेयर यू लर्न एंड यू गो थ्रू ऑल द सिचुएशंस। तो डेफिनेटली बट ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आई रियली लाइक इट एंड थैंक यू सो मच कुंदन फॉर इन्वाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच 5paisa टीम फॉर इन्वाइटिंग मी। इट्स आवर प्लेजर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर सर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.